सबों के बीच आज एक बार फिर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक वर्तमान में चल रहे बहुत ही विवादित मुद्दे, भारत के लिहाज से, नेपाल के लिहाज से और चीन के लिहाज से, तीनों के ही लिहाज से बहुत ही विवादित मुद्दा है। इसका नाम है भारत नेपाल सीमा विवाद। देखिए, इसमें नाम सिर्फ भारत और नेपाल का है, भारत नेपाल सीमा विवाद, लेकिन इसमें स्थिति महत्वपूर्ण चीन भी रख रहा है। इसलिए हम आज आपके बीच लेके आए हैं भारत नेपाल सीमा विवाद का संपूर्ण जानकारी, एक वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी। यह वीडियो आपके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चाहे आप यूपीएससी के हों, किसी स्टेट पीसीएस को हों, किसी भी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हो, सब के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। जो बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारे मैटर महत्वपूर्ण होंगे, छोटी परीक्षाओं के लिए इससे सिलेक्टिव मैटर महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सभी के लिए है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा भारत नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, जिसका नाम है काला पानी विवाद। इस विवाद में भारत का पक्ष क्या है, नेपाल का पक्ष क्या है, चीन की भूमिका क्या है और इसका उपाय कैसे निकाला जा सकता है। तो आज की क्लास में हम कुछ प्रश्न करेंगे और उनके उत्तर एक साथ मिलकर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न आज की क्लास में हम क्या ढूंढेंगे कि काला पानी विवाद क्या है। पहला प्रश्न हमारा क्या होगा, काला पानी विवाद क्या है। दूसरा प्रश्न होगा काला पानी विवाद क्यों है। पहला प्रश्न काला पानी विवाद क्या है, दूसरा प्रश्न काला पानी विवाद क्यों है, तीसरा इसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है। कोई भी विवाद ऐसा नहीं होता, आप जानते हैं कि विवाद बहुत पहले से, उसका जन्म कहीं ना कहीं बहुत पहले से हो गया रहता है। तो ऐतिहासिक पक्ष क्या है इस विवाद का, फिर इस विवाद में चीन की भूमिका क्या है, इस विवाद में चीन क्या भूमिका रखता है हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे यह विवाद भारत नेपाल के संबंध को कैसे प्रभावित करेगा और कैसे कर रहा है, कैसे इस विवाद का जन्म हो गया और कैसे पिछले एक दशक से 10 साल से हमारे और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंध में जो खिंचाव, जो तनातनी आ रही है, वो कैसे आ रही है। और हम देखेंगे इसका उपाय क्या है और भविष्य क्या हो सकता है हमारे और नेपाल संबंधों का। तो एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपके लिए ढूंढेंगे इसी क्लास में। लगातार बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आप भारत और नेपाल संबंध को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। भारत, पहला क्या है भारत। भारत से आप पूरी तरह वाकिफ हैं। भारत क्या है, हम भारत के निवासी हैं। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। हमारा पूरा क्षेत्रफल आप इसे देख रहे होंगे, भारत यहाँ से लेकर के पूरी सीमा ऐसे बना रहा है। इस तरफ हमारे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे भूटान है। क्या है, भूटान। यहाँ पे क्या है, भूटान है। यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार यानी बर्मा है और यहाँ पे लंका है। विवाद हमारा किसके साथ है, नेपाल के साथ है। और सीमा विवाद है इस बिंदु को लेकर के, किस बिंदु को लेकर के, इस बिंदु पे एक जगह है जिसको लेकर के हमारा विवाद है, किसके साथ, नेपाल के साथ में। आइए एक एक परत दर परत क्रिस्टल क्लियर करते हुए चीज़ को चलते हैं। एकदम चीज़ें शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। पहली स्थिति भारत को आप जानते हैं। दूसरा, पहले हम जानेंगे नेपाल के बारे में। क्या जानेंगे हम, नेपाल के बारे में। तो नेपाल को आप देखेंगे, यहाँ पे ये नेपाल है, ये किन दो देशों के बीच में है, चीन और भारत के बीच में है। तो ध्यान देंगे यह भारत व चीन के, भारत व चीन की क्या है, मध्य में। ध्यान देंगे जब कोई जगह, कोई देश, कोई प्रदेश दो ऐसे देशों के मध्य में होता है जिनके बीच में आपस में थोड़ा कम जमती हो, थोड़ा तनातनी रहती हो, या सीधे शब्दों में कहें तो एक दूसरे के विरोधी देशों के बीच में स्थित कोई देश, प्रदेश को हम क्या, बफर स्टेट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बफर स्टेट। तो एक तरफ क्या है भारत, एक तरफ क्या है चीन। तो भारत और चीन के बीच में क्या है, नेपाल। इसको क्या बोलेंगे, बफर स्टेट। तो नेपाल भारत व चीन के मध्य कैसा है, बफर स्टेट है। क्या है, बफर स्टेट। ध्यान दें, कोई पूछेगा बफर स्टेट क्या है तो आप कहेंगे लगभग दो शत्रु देशों के बीच में स्थित वह जगह जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण रखती हो। ये जगह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बफर स्टेट। दूसरा, यह पूर्णतः लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी, लैंड लॉक्ड कंट्री या भूमिबद्ध देश। क्या बोलते हैं, भूमिबद्ध देश या लैंड लॉक्ड कंट्री। इसका मतलब क्या होता है, यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है या कहीं से भी समुद्री सीमा इसकी नहीं है। इसकी सीमा कहीं भी क्या है, समुद्री सीमा नहीं है इसकी, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ। देखिए इसके इस तरफ क्या है, भारत, इस तरफ क्या है, चीन, इस तरफ भारत, इस तरफ भारत।
यानी तीन ओर से यह किससे घिरा है? भारत से। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये किससे घिरा है? भारत से, और ये चीन है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये वाला क्या है? हमारा सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। ध्यान देंगे, हमारा ये वाला एरिया क्या है? सिक्किम है। ये वाला एरिया सिक्किम है। तो नेपाल तीन ओर से भारत से घिरा है। तीन ओर से भारत से घिरा है। ध्यान देंगे, यह एक बफर स्टेट है भारत और चाइना के मध्य। दूसरा, यह लैंड लॉक्ड यानी भूमिबद्ध देश है, इसकी समुद्री सीमा नहीं है। तीसरा, यह तीन ओर भारत से घिरा हुआ क्या है? एक देश है। ये नेपाल का परिचय हो गया। भारत के परिचय आप जानते ही हैं। अब हम सीधा किस पे आएंगे? विवाद पे आएंगे। किस पे आएंगे? विवाद पे आएंगे। विवाद कैसे जन्म लेता है? सबसे पहले हमें जानेंगे विवाद है क्या। देखेंगे, मैं इस ये नेपाल हो गया। नेपाल के बाद यहाँ पे हमारा जो प्रदेश है उसको बोलते हैं उत्तराखंड। जगह वहाँ कम है, ध्यान देंगे। नेपाल के बगल हमारा कौन सा प्रदेश है? उत्तराखंड। तो सारा विवाद उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पे है। तो मैं इस पूरे हिस्से को निकाल के यहाँ बनाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो आप ध्यान देंगे, मान लीजिए ये हमारा नेपाल है। क्या है? ये क्या है? नेपाल है। इसी से सटा हुआ ये क्या है? हमारा उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। तो इन दोनों की सीमा एक दूसरे से सटी हुई है। इन दोनों की सीमा पे यहाँ पे ये जो जगह है जो मिलती है, ये क्या है? ये विवाद का विषय है। क्या है? यही विवाद है दोनों देशों के बीच में। ये हिस्सा यहाँ पे एक जगह है, एक भूमिखंड है, वो इस किसका है? यही सारे विवाद के विषय है। अब मैं इस हिस्से को निकाल के यहाँ लाया। अब मैं ये जो विवादित हिस्सा है इसको इसमें से निकाल के आपको तीसरा चित्र बना के दिखाता हूँ। आप देखेंगे, ये जो पॉइंट में मैं हिस्सा दिखा रहा हूँ ये लगभग है कैसा? ये है ऐसा। ध्यान देंगे मेरे साथ में, ये लगभग तीन ऐसा, ये जो विवादित हिस्सा है वो ऐसा है। एकदम लगातार ध्यान देंगे तभी बात समझ में आएगी। यहाँ पे तीन जगह महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, और एक बिंदु यहाँ पे है। ध्यान देंगे, यहाँ जो जगह है उसको बोलते हैं लिम्पियाधुरा। क्या बोलते हैं? लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा। इसको बोलते हैं लिपुलेख। क्या बोलते हैं? लिपुलेख। इसको क्या बोलते हैं? काला पानी। क्या बोलते हैं? काला पानी। ध्यान देंगे, ये जो मैंने आगे ऐसे पढ़ा है, ये एक नदी है। क्या है? ये नदी है। इस नदी का क्या नाम है? काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। तो आप ध्यान देंगे, एक है लिम्पियाधुरा, एक जगह है लिम्पियाधुरा, एक जगह है लिपुलेख, और एक जगह है काला पानी। ये जो काला पानी जगह है ये घाटी है। क्या है? ये घाटी है, वैली है। लिपुलेख क्या है? एक दर्रा है। क्या है? एक दर्रा है। तो ध्यान देंगे, सारा विवाद जो है वो काली नदी का है। किस नदी का है? काली नदी का है। हमारे भारत में क्या बोलते हैं इसको? शारदा नदी बोलते हैं। देखिए, ये जो काली नदी है इसी का विवाद है। ध्यान देंगे, कोई भी नदी ऐसे जन्म लेके नहीं बढ़ती अपने उद्गम स्थान से। हमेशा नदी का जन्म कैसे होता है? नदी का जन्म हमेशा ऐसे होता है, यानी कई सारी धाराएं चलती हैं, चल के आके एक जगह मिल के फिर वहाँ से जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है? एक नदी का जन्म होता है। तो ध्यान देंगे, ये जो काली नदी है इसकी एक धारा ये आती है इधर से। कहाँ से? लिम्पियाधुरा से। एक धारा कहाँ से आती है? लिपुलेख से आती है। और दोनों आके एक जगह मिल के फिर किस नदी का निर्माण करती है? काली नदी का। तो क्या समझे आप कि तीन जगह हैं जिन पे विवाद है। कौन कौन सा? लिम्पियाधुरा और काला पानी और लिपुलेख। और विवाद किस चीज़ का है? काली नदी का है। काली नदी जो ऐसे बढ़ते हुए आती है, इसकी एक शाखा लिम्पियाधुरा से आती है, एक शाखा लिपुलेख से आती है, और यहाँ से मिलकर आगे बढ़ते हुए भारत में चली जाती है। तो अब ध्यान देंगे, ये हिस्सा क्या है? यही हिस्सा विवाद का विषय है। यही हिस्सा क्या है? विवाद का विषय है। ध्यान देंगे, पहले मैंने आपको बताया मैप में कि विवाद यहाँ है, फिर मैंने इस हिस्से को निकाल के लाया यहाँ पे, विवाद यहाँ है। मैं इस हिस्से को निकाल के लाया यहाँ पे, और क्या होता है कि विवाद कहाँ है। हमको लग रहा है आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। अब इसका देखते हैं कि ये विवाद जन्म कैसे ले लिया, कैसे ये विवाद आ गया सामने। अभी तक तो ये विवाद नहीं था हमारे इनके बीच में। आप देखेंगे एक बार, अब मैं विवाद क्या है, क्यों है, आप जान गए। अब मैं इसका ऐतिहासिक महत्व आपको बताऊंगा। आप देखेंगे,
ये मान लीजिए नेपाल है, क्या है ये? नेपाल है, ठीक। अब ध्यान देखेंगे नेपाल के नीचे यहाँ जो हिस्सा है इसको अवध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवध बोलते हैं। इसको, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? सिक्किम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्किम बोलते हैं। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड बोलते हैं। और उत्तराखंड दो भागों में, कौन कौन सा? कुमायूं और गढ़वाल। कौन कौन से? कुमायूं और गढ़वाल। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे समझेंगे नेपाल के जो दक्षिण में उसको क्या बोलते हैं? अवध बोलते हैं। जिसके पूरब में सिक्किम है, इसके पश्चिम में क्या है? कुमायूं और गढ़वाल। उत्तराखंड को दो भागों में बांट दिया जाता है, कुमायूं और गढ़वाल के नाम से। तो ये इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करेंगे। इसके इस तरफ में क्या है? अवध है। इस तरफ में क्या है? सिक्किम है। इस तरफ में क्या है? कुमायूं। फिर क्या है? गढ़वाल। ध्यान देंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। जब नेपाल ऐसे प्रारंभ में था, यहाँ पे नेपाल था। नेपाल की सीमा जो बनती थी, यहाँ पे एक नदी बहती है ऐसे ऐसे, उस नदी का नाम है काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। वो नदी कौन सी है? ये नदी है, काली नदी। देख रहे हैं, यही जो विवाद का विषय है, काली नदी। और इसकी सीमा को जो निर्धारित करती एक नदी बहती, उसका नाम था मेची नदी। क्या नाम था? मेची नदी। ध्यान देंगे, प्रारंभ में जो नेपाल की सीमा थी वो काली नदी और मेची नदी के मध्य में थी। किस नदी के मध्य में? काली नदी और मेची नदी के मध्य में थी। फिर क्या हुआ? हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन आ गया। अंग्रेज हमारे यहाँ गए। ऐतिहासिक से बात को ले चलें, बात 1800 के आसपास की है। उसी समय ये जो नेपाल में जो गोरखा जाति पाई जाती है, ये बहुत ही वीर और बहुत ही मतलब पहाड़ी युद्ध लड़ने में बहुत ही सक्षम होते हैं। इनको कोई जल्दी पा नहीं सकता पहाड़ी युद्ध लड़ने में। आप ध्यान देंगे, तो इसी बीच इनमें बहुत सारे योद्धा पैदा हो गए। मतलब इनके अंदर शायद ऊर्जा आ गई, इनका विस्तार होना क्या हो गया? शुरू हो गया। तो ये क्या किए? भारत में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ये लोग अपना सीमा विस्तार करना शुरू कर दिए। तो काली नदी से आगे बढ़े। नेपाल के गोरखाओं ने पहले क्या जीता? कुमायूं जीता। पहले क्या जीता? कुमायूं जीता। फिर क्या जीता? गढ़वाल जीता। फिर क्या जीता? अवध जीता। फिर क्या जीता? सिक्किम जीता। क्या देख रहे हैं आप? साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं ये। इन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, अंग्रेज है उस समय। इन्होंने क्या जीता? कुमायूं जीता, गढ़वाल जीता, अवध जीता और सिक्किम जीता। अब इनकी सीमा, जो नई सीमा बन गई इनकी, यहाँ पे एक नदी बहती है ऐसे। इस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। और यहाँ पे एक नदी बहती है ऐसे, ताप्ती नदी। ध्यान देंगे, प्रारंभ में इनकी सीमा कहाँ थी? काली नदी से मेची नदी के मध्य में थी। अब इनकी सीमा का विस्तार हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? सतलज तक पहुँच गए हैं और ये तिस्ता तक पहुँच गए हैं। तापी नहीं, तिस्ता नदी। कौन सी नदी? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी तक। ध्यान देंगे, इन्होंने अपना सीमा विस्तार किया। काली के इस तरफ गए इन्होंने सतलज तक। ध्यान देंगे, काली से बढ़ के अब ये कहाँ तक आ गए? यहाँ तक, सतलज तक। और मेची से बढ़ के कहाँ तक आ गए? ये तिस्ता तक। कहाँ तक? तिस्ता तक। इतना सम्राट। और अवध वाला क्षेत्र भी इन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। जब ये सब कर रहे थे तो यहीं पे बंगाल है। क्या है यहाँ पे? हमारा बंगाल। इसमें उस समय बांग्लादेश भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। पूरा बांग्लादेश और पूरा हमारा बंगाल मिला, उसमें बंगाल हुआ करता था। और बंगाल में ही अंग्रेज बैठे थे। अंग्रेजों की ये चीज़ स्वीकार नहीं थी कि नेपाल की इतनी बड़ी शक्ति बढ़ रही है। तो नेपाल और अंग्रेज, ध्यान देंगे, नेपाल और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध होता है। कब? 1814 में। कब? 1814 में एक युद्ध होता है। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध। क्या हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। किसके मध्य? अंग्रेजों और नेपाली यानी गोरखा भाइयों के मध्य हुआ। भीषण युद्ध हुआ। ध्यान दें कि नेपालियों ने बहुत ही, प्रारंभ में नेपाली भारी थे, अंग्रेज हार रहे थे। क्यों? क्योंकि पहाड़ी एरिया था। अंग्रेजों को समतल भूमि पर लड़ने का अनुभव था, पहाड़ी पर उनको अनुभव नहीं था। तो गोरखा उन पर भारी थे, लेकिन गोरखाओं के पास हथियार कम थे। बहादुर वो बहुत, लेकिन हथियार कम थे, इसलिए ये युद्ध हार जाते हैं। कौन? नेपाली। और जीतता कौन है? अंग्रेज। तो ध्यान देंगे, विजेता कौन हुआ? अंग्रेज। और हारे कौन? नेपाल हारा।
जब कोई भी युद्ध हारा जाता है तो उसके बाद संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। तो एक संधि हुई, क्या हुई? एक संधि हुई। उस संधि को बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, युद्ध कब हुआ? 1814 आंग्ल नेपाल युद्ध। कितने वर्ष तक चला युद्ध? 2 वर्ष तक चला। फिर एक संधि हुई कब? 4 मार्च 1816 को एक संधि हुई। क्या हुई? एक संधि। इस संधि का नाम है सुगौली की संधि। क्या हुई? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। इस संधि में क्या क्या प्रावधान किया गया? ध्यान देंगे, जो हारा कौन था? नेपाल, और जीता कौन था? अंग्रेज। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि ये जो नेपाल है, ये क्या करेगा? पहले गढ़वाल को छोड़ेगा। क्या करेगा? गढ़वाल को छोड़ेगा। उसके बाद कुमाऊं को छोड़ेगा। किसको छोड़ेगा? कुमाऊं को छोड़ेगा। फिर किसको छोड़ेगा? अवध को छोड़ेगा। फिर किसको छोड़ेगा? सिक्किम को छोड़ेगा। यानी इसकी सीमा फिर कहाँ से आ गई? काली नदी और मेची नदी के बीच में आ गई। ध्यान देंगे, ये आए थे कहाँ तक? सतलज से तीस्ता तक। फिर वापस कहाँ से कहाँ तक आ गए? काली और मेची के बीच। और सुगौली की संधि में कहा गया कि नेपाल की सीमा जो होगी वो काली नदी से मेची नदी के बीच में मानी जाएगी। तो ध्यान देंगे, ये जो संधि हुई इसमें क्या हुआ? खास बातें क्या हुई संधि की? पहली बात, जो सीमा थी, जो इनकी सीमा थी सतलज से तीस्ता तक। सतलज से तीस्ता तक। अब वो सीमा कहाँ से कहाँ तक हो गई? मेची से काली तक। मेची से काली तक। और दूसरी बात इसमें क्या निकल के आई कि ये कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम, अवध, ये क्या करेंगे? ये चारों क्या करेंगे? वापस करेंगे। क्या करेंगे? वापस करेंगे। और ये संधि हो जाती है, इसको नेपाल मान लेता है। यहाँ तक की बात आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करवाता हूँ कि भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। फिर क्या हुआ? उस समय नेपाल में गोरखा जो थे वो बहुत ही वीर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? वीर हुआ करते थे। इनका जो सबसे मेन सिपाही था उसका नाम था भीम सिंह थापा। क्या नाम था? भीम सिंह थापा। जैसे हमारे यहाँ महाराणा प्रताप और आदि का नाम लिया जाता है, वैसे भीम सिंह थापा थे। तो ये लोग क्या किए? अपना सीमा विस्तार करना शुरू किए। ये सीमा विस्तार में क्या कि इन्होंने उत्तराखंड का कुमायूं जीत लिया, गढ़वाल जीत लिया, सिक्किम जीत लिया, अवध का क्षेत्र जीत लिया नीचे वाला। फिर इन्होंने क्या किया? इनकी सीमा कहाँ तक हो गई? सतलज से लेकर के और उधर जाके तीस्ता नदी तक हो गई। फिर अंग्रेजों से इनका युद्ध होता है 1814 में। कौन सा युद्ध होता है? उसको बोलते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। इसमें हार जाते हैं। इनकी सीमा पुनः समेट के कहाँ तक ला दी जाती है? काली नदी से लेकर के और मेची नदी के बीच में। और इस संधि में क्या क्या बात है? पहली बात कि इनकी सीमा सतलज से तीस्ता से हटा के मेची से काली तक की जाती है। कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम, अवध क्या करेंगे? वापस करेंगे। किसको वापस करेंगे? अंग्रेजों को वापस कर देंगे। ये उस समय का विवाद था। अब ध्यान देंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ गए आप। आज ये मुद्दा क्यों इतना प्रभावी हो गया है ये हम जानेंगे। एक एक चीजों को क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे अगर आप, तो कभी भी आपको क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। चीजों को आप एकदम समझ पाएंगे, एकदम समझ पाएंगे। अब देखेंगे, ये आपने देख लिया, ये क्या था? चीन था। क्या था ये? चीन था। अब चीन में यहीं पे है क्या? तिब्बत में क्या है? कैलाश मानसरोवर। क्या है यहीं पे? कैलाश मानसरोवर है। कहाँ पे? चीन में। वहां पे क्या है? कैलाश मानसरोवर। ध्यान देंगे, पहले हमारे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे लोग जाते थे वो यहाँ पे सिक्किम में, सिक्किम से जाते थे। कैसे? ऐसे। यहाँ पे एक दर्रा है। क्या है? एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। क्या नाम है? नाथुला दर्रा। तो सिक्किम के नाथुला दर्रा से हमारे लोग कहाँ थे? कैलाश मानसरोवर में जाते थे। फिर भारत सरकार ने क्या सोचा कि अगर हम उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें, कहाँ से? उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें, हमको इतनी लंबी यात्रा से क्या हो जाएगा? हम बच जाएंगे। तो भारत सरकार ने क्या किया? उन्होंने
उन्होंने जो जगह थी, ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा भारत सरकार ने क्या किया, काला पानी से लिपुलेख तक, काला पानी से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की क्या बनवा दी, सड़क बनवा दी। क्या बनवा दी, 80 किलोमीटर की सड़क बनवा दी। यानी ये इस वाले एरिया में क्या बनवा दिया, सड़क बनवा दिया। जैसे ही भारत सरकार ने यहाँ पे सड़क बनवाई, वैसे ही नेपाल ने आपत्ति कर दी। और नेपाल ने क्या कहा, नेपाल ने कहा कि आप जिस एरिया में सड़क बनवा चुके हैं, ये एरिया किसका हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा है। नेपाल ने भी अपना ताज़ा एक नया मैप जारी किया है। तो मैप जो उन्होंने जारी किया, तो उन्होंने क्या किया, ये जो हिस्सा था, ये हमारा उत्तराखंड है, हमारा उत्तराखंड है, ये क्या है, ये नेपाल है। ये वाला हिस्सा जो यहीं पे स्थित था, और ये हिस्सा जो था, इसको नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया। कहाँ दिखा दिया, अपने मैप में दिखा दिया। और दिखा के उन्होंने क्या बोला कि ये जो हिस्सा है, ये जो जमीन का हिस्सा है, ये तीन लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी के बीच में ये जो जगह है, ये किसका हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा है। जबकि ध्यान देंगे 1962 के युद्ध के बाद से इस भूमि पर, ये जो विवाद की भूमि है, इसमें भारत का कब्जा है। भारत की ITBP की जो सेना है, वो इसकी सुरक्षा कर रही है। अचानक से जब हम लोगों ने सड़क बनवा दी, सड़क बनवाने के बाद नेपाल क्या कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। अब देखिए नेपाल का तर्क क्या है। नेपाल क्या कहता है कि सुगौली की संधि में कहा गया है कि हमारी सीमा काली नदी से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है, काली नदी से। अब देखें विवाद क्या है, मैंने क्या, काली नदी ये है, इसकी दो धाराएं हैं। कौन सी, एक लिपुलेख से आती है, दूसरी लिपियाधुरा से आती है। तो ये जमीन यहाँ पे, इसकी इस तरफ क्या है, भारत है, इस जमीन की। इसकी इस तरफ क्या है, नेपाल है। समझेंगे, ये भारत का उत्तराखंड है, ये क्या है, नेपाल है। अब देखेंगे सटीक पॉइंटिंग में पकड़ने वाली बात, दो धाराएं आ रही हैं, इधर से एक इधर से। तो नेपाल क्या कहता है, कहता है ये जो काली नदी आ रही है, इसका जन्म लिपियाधुरा से हो रहा है। कहाँ से, लिपियाधुरा से। और सुगौली की संधि में कहा गया है कि मेरी सीमा काली नदी से शुरू होती है। तो ये जो आ रही है धारा, ऐसे बह के, उसके बाद ये काली नदी है। इस वजह से ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा मेरे हिस्से में आ जाता है। तो भारत क्या कहता है, भारत कहता है कि ये जो काली नदी है, ये लिपुलेख से जन्म लेती है। कहाँ से जन्म लेती है, लिपुलेख से जन्म लेती है। इसलिए ये पूरा हिस्सा कहाँ आता है, मेरे में आता है। समझ गए होंगे आप। सारा विवाद जो है वो काली नदी के उद्गम का है। यानी नेपाल क्या कहता है कि ये धारा यहाँ से आ रही है, इसलिए इस तरफ वाला हिस्सा मेरा है, क्योंकि सुगौली की संधि में कहा गया है। भारत भी कहता है कि हम भी सुगौली की संधि मानते हैं, और आप कहते हैं सुगौली की संधि में जो काली नदी है, उसका जन्म लिपुलेख दर्रे से हो रहा है। यानी सारा विवाद जो है वो इसको इधर मानते हैं। तो सारा विवाद जो है वो काली नदी के उद्गम का है। और ये किस लिए, अंग्रेज ये बीज बो के चले गए थे। उन्होंने उस समय काली नदी को निश्चित नहीं किया था कि कहाँ से ये जन्म होगा। मुझको लगता है समझ पाए होंगे कि सारा विवाद क्या है, सारा विवाद इस जमीन को लेकर के है, इस पूरे को। तो ध्यान देंगे, काला पानी से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर सड़क बनी है, इसको हमारी सेना ने बनवाया है, जिसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बोलते हैं। BRO का क्या काम है, बॉर्डर पे रोड बनाना, सेना के अधीन ये काम होता है। जैसे 80 किलोमीटर की सड़क बनवाई, किसने, BRO ने। नेपाल ने आपत्ति कर दी। नेपाल का तर्क क्या है, ये वाला हिस्सा हमारा है, भारत कहता है ये वाला हिस्सा हमारा है। अब हम दोनों के पक्ष को बारी बारी से देखेंगे, किसका क्या पक्ष है, किसका कितना मजबूत पक्ष है, किसका कितना खराब पक्ष है। देखते हैं हम लोग। भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ था, हम लोग जानते हैं। 1962 से 1981 तक हम लोग मानसरोवर की यात्रा पर नहीं गए थे। फिर चीन ने हमको अनुमति दी मानसरोवर की यात्रा पर जाने की। देखिए, उससे पहले, चीन युद्ध के पहले, ये जो जमीन थी, इस पे ना भारत का वास्तविक रूप से कब्जा था, ना नेपाल का था, क्योंकि उस समय हम लोग एकदम मैत्री देश थे। कैसे देश थे, मैत्री देश थे। तो इस जमीन को लेकर विवाद ही नहीं था। तो नेपाल ने हमको इस जमीन पे युद्ध के समय अपनी चौकी स्थापित करने का क्या दिया था, आदेश के, मतलब हम लोग की मित्रता ही थी। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बना ली, चौकी बना ली। और जब हम लोग युद्ध समाप्त हुआ, हम लोग अपनी चौकी को लेकर वापस नहीं आए, लेकिन इसका जो विरोध था उस समय किया भी नहीं।
1980 में जाके पहली बार इस जमीन का विवाद जन्म होता है। 62 में युद्ध और 80 में जाके विवाद जन्म होता है इसका, इस जमीन का। तो ध्यान दें कि आज भी इस जमीन पर किसकी सेना लगी हुई है? भारत की ITBP इसकी सुरक्षा करती है। तो ये जो विवादित हिस्सा है, नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है ये हमारे दार्चुला, नेपाल कहता है कि हमारे दार्चुला जिले का भाग है। कौन सा? ये। और भारत क्या कहता है? ये हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का भाग है। नेपाल कहता है ये हमारे दार्चुला जिले का भाग है और भारत कहता है ये हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का भाग है। दोनों में ये क्या है? ये विवाद है। क्योंकि प्रारंभ में हमारे रिश्ते क्या थे? बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे, बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण थे, इसलिए ये विवाद। अब देखिए दोनों देश क्या है, अपना अपना तर्क देते हैं। भारत क्या तर्क देता है? भारत तर्क देता है कि आप सुगौली की संधि के बाद के कोई भी अंग्रेजों का दस्तावेज उठा के देख लीजिए, उसमें इस हिस्से को भारत का, ब्रिटिश भारत का हिस्सा कहा गया है। क्योंकि हम बाद में आज़ाद हुए हैं तो ये हमारा ही हिस्सा हो गया। और नेपाल क्या कहता है? आप 1830 से लेकर 1860 तक का कई वर्ष देता है, उस समय का आप जनसंख्या देख लीजिए, जनगणना देख लीजिए, तो इस एरिया के लोगों को क्या था? जनगणना हमारे क्षेत्र में हुई थी। तो कुल मिला के आप विवाद पर फोकस करेंगे। विवाद लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी के मध्य स्थित का है। क्यों भारत इस पे अपना हक जमाता है? क्योंकि भारत कहता है काली नदी का उद्गम लिपुलेख दर्रे से होता है, इसलिए ये हिस्सा हमारे में आता है। और नेपाल कहता है इसका जन्म लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए उसके हिस्से लिए जाता है। ध्यान देंगे। अगली बात, जो हमारी विदेश नीति होती है उसको समझना बहुत ही जटिल काम होता है। कोई विदेश, किसी विदेश का संबंध हमारे ऐसे आसानी से न बनते हैं, ना हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। अचानक से नेपाल के जो रवैया है इतना तल्ख कैसे हो गया? कैसे इसमें इतनी गर्मी आ गई हमारे लिए? अब आइए हम इस पर नहीं डालते। नेपाल में ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई जो नेपाल ने इतना सख्त रुख अपना लिया है भारत के लिए? सबसे पहले ध्यान देंगे, नेपाल में इस समय नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, इस समय वहाँ सरकार किसकी है? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? इसके प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली इसके क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो ध्यान देंगे, ये जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, ऐसे ही जो चीन में सत्ता में पार्टी है वो भी एक कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इन दोनों की विचारधाराएं बहुत मिलती हैं। क्या हुआ? विचारधाराएं बहुत मिलती है, इसलिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सत्ताधारी पार्टी के विचार बहुत मिलते हैं, इसलिए इनका झुकाव थोड़ा उनकी तरफ ज़्यादा हो गया है। और इतना हो गया है कि केपी शर्मा ओली जी ने 2 बयान दिए। पहला बयान क्या दिया कि नेपाल में भारत कोरोना वायरस फैला रहा। पहली बात हम क्या कही कि नेपाल में भारत कोरोना वायरस फैला रहा, और दूसरी बात क्या कही कि इंडियन कोरोना वायरस, उन्होंने कहा इंडियन कोरोना वायरस जो है वो इटली और अन्य देशों कोरोना वायरस से ज़्यादा क्या है? खतरनाक है। क्या कहा? खतरनाक है। साथ ही भड़काऊ भाषण भी दे दिया कि हम अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं जाने देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे नेपाल में पिछले 10 साल से वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का ज़बरदस्त जन्म हो रहा है। जब किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है तो और लोगों का विरोध होना लाजमी हो जाता है। और केपी शर्मा ओली जी जो है वो राजनीतिक लाभ भी ले रहे हैं, खुद को बहुत बार राष्ट्रवादी साबित करने के लिए अपने देश में। उन्होंने ये बयान दिया क्या? नेपाल में भारत कोरोना वायरस फैला रहा, साथ ही इंडियन कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। केपी शर्मा ओली जी ने ये किया। जबकि आप ध्यान देंगे जो नेपाल में कोरोना वायरस फैला है, भारत ने 2 लाख टैबलेट पैरासीटामॉल की, किसकी? 2 लाख टैबलेट पैरासीटामॉल की नेपाल को फ्री में दिया है। जबकि यही टैबलेट हमने अमेरिका को पैसे पे बेचा है, लेकिन इनको हमने क्या किया था? फ्री में बेचा था, फ्री में दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे ये पड़ोसी देश है, इसलिए हमको किस में दिया था? फ्री में दिया था। तो अब हम दोनों ये रिश्ते लगभग भारत और नेपाल खराब होने के कगार पे हैं। कैसे खराब हो रहे हैं, कैसे इनको सुधारा जाएगा, इसको हम देखेंगे।
साथ ही आप ये भी जानें कि भारत ने ऐसा कोई युद्ध ही नहीं जीता है, भारत ने ऐसा कोई युद्ध आज तक नहीं जीता है जिसमें हमारे नेपाल के गोरखा भाइयों ने सहयोग न किया हो। बिना नेपाली गोरखा सैनिकों के सहयोग के हमने आज तक कोई युद्ध नहीं जीता है। तो हमारा उनके क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पहाड़ों में लड़ने में बहुत दक्ष होते हैं, इसलिए हमको उनकी आवश्यकता होती है। और एक चीज़ आप जानेंगे, भारत व नेपाल के मध्य, भारत व नेपाल के मध्य मैत्री संधि है। कैसी संधि है? मैत्री संधि है। ध्यान देंगे, भारत और नेपाल के मध्य मैत्री संधि कब हुई थी? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। क्या हुई थी मैत्री संधि? इसमें 4 बातें हैं। कौन कौन सी? देखेंगे, मैत्री संधि की 4 बातें कही गई है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात की हम इनको क्या नहीं कर सकते कभी, हम इनकी हमारे इनके बीच प्रॉपर्टी, क्या कोई भी नेपाल का व्यक्ति भारत में क्या खरीद सकता है? प्रॉपर्टी खरीद सकता है। हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति जाके वहाँ पे क्या नेपाल में क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी खरीद सकता है। दूसरा रेजिडेंस, आवास, यानी हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति नेपाल में घर बनवा सकता है, नेपाल का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ घर बनवा सकता है। नेपाल का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ रोजगार कर सकता है, रोजगार के साधन मिलेंगे, और भारत के किसी व्यक्ति को नेपाल में रोजगार के साधन मिलते हैं। ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी, रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, साथ ही मूवमेंट। यानी हम नेपाल में कहीं भी आ जा सकते हैं, खाली हमको कारण बताना होता है। हल्की चेकिंग के बाद कोई भी नेपाली भारत में घूम सकता है। देखते हो कि हमारे यहाँ शहरों में मोमोज वगैरह की दुकान लगाते हैं, आराम से दिख जाते हैं वो। तो मूवमेंट क्या होता है उनका? आसान। हम नेपाल में, नेपाल हमारे यहाँ ज़मीन खरीद सकता है, आवास, रोजगार और आवागमन की सुविधा है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि भारत और नेपाल के मध्य प्रेम संबंध है। कैसा संबंध है? प्रेम संबंध है। कैसा संबंध है? प्रेम संबंध है। और ये संबंध धीरे धीरे क्या हो रहा है? तल्ख हो रहा है। तो जानेंगे, हमारे यहाँ वीजा की आवश्यकता नहीं होती। नेपाल को हमारे आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं, हम कोई वीजा की आवश्यकता नहीं, खुली सीमाएं हैं हमारे एक दूसरे के साथ में। साथ ही हम अब यहाँ से क्या देखेंगे कि किसका क्या पक्ष है, क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक पक्ष है, कैसे हम इस विवाद को सुलझा सकते हैं, कैसे ये विवाद आगे न जाए, हमको इसके लिए क्या करना चाहिए। पहले हम किसी भी विवाद में दोनों ही तरफ के क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। पहले हम देखेंगे नेपाल का। पहले देखेंगे नेपाल का निगेटिव पॉइंट क्या है भारत को लेकर के। पहली बात, नेपाल के दिल में ये भावना घर कर गई है कि हमारे गोरखा जो है वो बहुत क्या होते हैं? वीर सैनिक होते हैं। हम मानते हैं गोरखा बहुत वीर सैनिक होते हैं, भारत ने बिना उनके कोई युद्ध नहीं जीता है। लेकिन आज के समय देख रहे हैं कोरोना जैसे संकट है, अब वीरता का युद्ध रह ही नहीं गया है। अब युद्ध में क्या टेक्निकलिटी आ गई है, ये जो बात है, पहली बात। दूसरी, ये क्या बोलते हैं, ये इंडियन को ये क्या बोलते हैं, इंडिया को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पेट। क्योंकि एक लंबे समय तक अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया था, लेकिन क्या किया उन्होंने? नेपाल पे शासन नहीं किया था। इसलिए भारत को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पेट। यानी अंग्रेजों को क्या बोलते हैं? पालतू बोल देते हैं चिढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारे लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया था। जबकि ये बात जानने लायक है कि सुगौली की संधि के पहले नेपाल को अंग्रेजों ने हराया था, लेकिन अब अंग्रेज वहाँ करेंगे क्या? वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ, पहाड़ में वो क्या पाएंगे? कुछ था नहीं। हमारे यहाँ खनिज थे, हम सोने की चिड़िया थे, हमारे यहाँ वो रुक गए, वहाँ नहीं। इसलिए हम क्या कभी भी बोल देते हैं कि ब्रिटिश पेट, पालतू बोल देते हैं, जो कि अपमानजनक शब्द है। और तीसरा, अभी एक जगह उत्तर प्रदेश में खीरी, क्या है? खीरी, इसको बोलते हैं लखीमपुर खीरी। यहाँ पे एक चेक पोस्ट बनाया है। क्या बनाया है?
चेक पोस्ट किसने बनाया है? नेपाल ने। बताइए, इतने मधुर संबंध है हमारे आपके, और आप चेक पोस्ट बना रहे हैं, आपको असुरक्षा महसूस हो रही है, और ये चेक पोस्ट हमारे यहाँ सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। यानी अचानक से आपको सुरक्षा की बहुत सारी चिंताएं होने लगी। और पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट बाद में देखेंगे। दूसरा हिस्सा क्या है? भारत का। हम लोग भी कभी कभी नेपाल के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट जाता है। पहला क्या होता है कि हम लोग नेपाल को छोटे भाई जैसा ट्रीट करते हैं। कैसा? छोटे भाई जैसा। क्योंकि अब नए नए नेपाल में बहुत तेज राष्ट्रवाद, नए नए वहाँ पे लोग राजनीति में आकर राष्ट्रवाद का जन्म हो गया है। तो जब कभी हम उसको छोटे भाई जैसा ट्रीट कर देते हैं तो वहाँ के लोगों की पसंद नहीं आता। ऐसे अमेरिका समृद्ध देश है, अभी हमको अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट कर दे, मतलब कि मेल जोल के, तो हमको नहीं चलेगा। सेम वैसे हम जो उनको छोटे भाई जैसा ट्रीट करते हैं वहाँ के लोगों की बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी बात, जो FDI है, जो पैसे का निवेश होता है, वो भारत करता तो है नेपाल में, लेकिन चाइना की तुलना में नहीं कर पाता। चाइना जितना पैसा वहाँ पे लगाता है हम उतना नहीं लगा पाते, इसलिए उन लोग हमारा निगेटिव पॉइंट एक गया था। तीसरा क्या है? जो व्यापार संतुलन है, जो आयात निर्यात है, वो हमारे पक्ष में, यानी हम उनके यहाँ से चीज़ें बहुत कम लेते हैं लेकिन उनको देते बहुत कुछ है। तो हमेशा क्या हुआ, व्यापार संतुलन में पीछे रह जाते हैं। वो हमारे यहाँ को ज़्यादा सामान बेच नहीं पाते, हम उनके यहाँ बहुत सामान बेचते हैं। इसलिए क्या होता है, व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में रहता है, जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती। तो हमारा उनका छोटे भाई जैसा ट्रीट करना, FDI का कम होना, व्यापार संतुलन ना होना, ये क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के निगेटिव। राजनीतिक हस्तक्षेप में देखिए, हम लोगों को क्या लगता है कि उन लोगों को लगता है कि भारत एक समृद्ध देश है, हमारे देश के राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे मोदी जी नेपाल गए थे, उन्होंने कहा था कि जल्दी से आप लोग अपना संविधान बनाइए, तो वहाँ की मीडिया में बवाल मच गया कि ये कौन होते हैं हमको राय देने वाले। तो ऐसे राजनीतिक हस्तक्षेप के मामले चलते रहते हैं। ये नेपाल का निगेटिव पॉइंट था और भारत का निगेटिव पॉइंट था। अब देखेंगे दोनों के मध्य पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आज तक सहयोग करते रहे हैं और आगे कैसे करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट देखिए हम दोनों का, भारत और नेपाल का एक साथ पॉजिटिव पॉइंट हम देखते हैं तो क्या है, हमारे और दोनों के बीच में क्या है, खुली सीमा है। क्या है? खुली सीमा। मतलब हमारे इनके बीच में अगर आपको आदान प्रदान करना है, जाना आना है, तो कोई रोकने वाला नहीं होता है। दूसरा, वीजा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? वीजा नहीं लगता, यानी खुली सीमा है, वीजा नहीं लगता। और व्यापार की आज़ादी है, यानी कोई भी आदमी नेपाल से आके भारत में एक हल्का सा लाइसेंस लेके व्यापार कर सकता है। देखेंगे आप लोग, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। भारत में नेपाल क्या है, वो हमको पाम ऑयल बेचता है। क्या बेचता है? पाम ऑयल। पाम ऑयल इसको हमारी भाषा में डालडा बोलते हैं या रिफाइंड वगैरह पाम ऑयल होते हैं। तो पाम ऑयल नेपाल हमको बेचता है। नेपाल में पाम ऑयल होता नहीं। नेपाल यहाँ से, मलेशिया एक देश है और इसके आसपास के देशों से, नेपाल यहाँ से क्या मंगाता है, कच्चा पाम ऑयल अपने यहाँ मंगाता है। उसके बाद उसको रिफाइंड करता है, उससे तेल बनाता है। तेल बना के क्या करता है, भारत में क्या करता है, बेच देता है। तो भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा हम आपसे क्यों लेंगे, हम डायरेक्ट मलेशिया से मंगाएंगे। क्या मंगाएंगे, अपने यहाँ, और खुद मशीन लगाएंगे, खुद फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, खुद तेल बना के बेचेंगे। तुरंत नेपाल ने क्या किया, आपत्ति की, भारत उनका सहयोग किया। भारत आज भी इनको अनुमति देता है कि आप पाम ऑयल बना के कहाँ बेचिए, भारत में बेचिए। यही व्यापार के हम लोग उनको बहुत सारी सहूलियत देते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसमें चीन का क्या महत्व है, सबसे महत्वपूर्ण चीन का है। ध्यान देंगे, ये जो हिस्सा, जो विवादित हिस्सा है, देख रहे हैं कि ये जो विवादित हिस्सा है, मान लीजिए इस हिस्से का ये विवादित हिस्सा है, इसके इस तरफ क्या है, नेपाल है। इसके इस तरफ क्या है, इस पूरे एरिया में क्या है, भारत है। और इसके इस एरिया में क्या है, चीन है। क्या है, चीन है। तो ये जो पॉइंट है, ये तीनों देशों के एकदम पॉइंट पे है, चीन, भारत और नेपाल। भारत क्या चाहता है, इस पे हमारा कब्जा हो। आज भी हमारा कब्जा है कि अगर इस पे हमारा कब्जा रहता है तो हम थोड़ा ऊंचाई पे रहेंगे, चीन हमसे यहाँ से नीचे रहेगा। कभी मान लो युद्ध की कंडीशन बनती है, हम उनसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और चीन क्या चाहता है, अगर हम इस जगह पे कब्जा कर लिए नेपाल के माध्यम से, तो हम ऊंचाई पे हो जाएंगे, भारत नीचे हो जाएगा। ये जो ट्रिक पॉइंट बनता है, जो तीनों का बिंदु बनता है, इसलिए इसका
सामरिक महत्व हो जाता है। चीन का हस्तक्षेप क्यों है? क्योंकि चीन चाहता है कि इस पॉइंट पे जो है कब्जा किसका हो जाए, नेपाल का, और नेपाल के माध्यम से कब्जा हो जाएगा चीन का। तो ध्यान देंगे चीन का हस्तक्षेप क्यों है, क्योंकि चीन इस पॉइंट पर अगर कब्जा कर लेता है तो ऊंचाई पे स्थित हो जाएगा और भारत को पे डायरेक्ट उसी क्या हो जाएगी, पहुंच हो जाएगी। अभी भी आप देखेंगे चीन ये है, तो चीन अगर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से किसी भी तरीके से यहाँ पे कब्जा कर लेता है तो भारत में एंट्री उसके लिए क्या हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। तो चीन क्यों चाहता है, भारत पे अपना अप्रत्यक्ष कब्जा स्थापित करने के लिए ये चाहता है। हम लोग बहुत सशक्त हैं, चीनी नेपाली हमारे मित्र हैं, बिना उनके हम लोग ने आज तक कोई युद्ध नहीं जीता है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपसी बातचीत से इस रिश्ते को क्या करना चाहिए, सुलझाना चाहिए। भारत को भी थोड़ा दिल बड़ा करके सामने आना चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि हमको इस ज़मीन की जो ज़रूरत है वो कब्जे के लिए नहीं, हमको चीन के साथ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए क्या आवश्यकता है, ज़रूरत है इस ज़मीन की। नेपाल को भी समझना चाहिए कि चीन की स्ट्रेटजी क्या रहती है, किसी भी देश को कर्जे से इतना लाद दो कि बाद में वो आपके अतिरिक्त कुछ सोच ही ना पाए। और KP शर्मा ओली जो आज प्रधानमंत्री हैं वो तो यही चाहते हैं कि उनके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रवाद की भावना, खुद को बड़ा राष्ट्रवादी नेता साबित कर दे वहाँ की निगाह में। एक एग्जाम्पल देके क्लास को खत्म करूँगा। आपने देखा होगा 2015 में मध्य एशिया विवाद हो गया था। कौन सा विवाद, मध्य एशिया विवाद। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे कुछ भाई लोग रहते थे, यहाँ के लोग नेपाल में जाके रहते थे, और नेपाल के लोग क्या थे, नेपाल की सरकार उनका देख रेख ढंग से नहीं करती थी। तो एक विवाद हो गया, मध्य एशिया विवाद बोलते हैं। मध्य एशियाई लोग थे कुछ, नेपाल में रहते थे। भारत ने क्या कर दिया, भारत ने ये सीमा लॉक कर दी। क्या कर दी, इस सीमा पर लॉक कर दिया और बोल दिया कि हमारे देश से नेपाल में कुछ भी नहीं जाएगा। अब बताइए, यहाँ चीन है और यहाँ पे हिमालय जैसे पर्वत है, यहाँ पे हिमालय से बड़े बड़े पर्वत हैं, यहाँ से चीन से कोई सामान उनके यहाँ आ नहीं सकता। 3 ओर से आप भारत से घिरे हैं, ऊपर आपके हिमालय है, सामान कैसे आएगा। यानी आप सोचिए कि 10 रुपये किलो अगर आलू है, उसके बाद कहीं से विदेश से वो आता है, भारत के माध्यम से अगर नेपाल में जाता है उसका दाम 12 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर नेपाल चीन भेजेगा तो 250 रुपये किलो के आसपास हो जाएगा। क्यों है, इनके यहाँ पूरा व्यापार कैसे होता है, कहीं से भी जब इनका कोई सामान आता है तो उसको ला के हमारे बांग्लादेश के क्या यहाँ पे जो बंदरगाह है वहाँ पे सामान इनका आता है, फिर यहाँ से ट्रक के माध्यम से नेपाल में जाता है। इधर से इनका माध्यम ही नहीं है। तो अगर हम लोगों ने व्यापार को रोक दिया तो इनकी स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। एक बार रोका गया था तो कंडीशन ये आ गई थी कि इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हमारे यहाँ तेल नहीं बचा है। कोई विदेशी अगर हेलीकॉप्टर लेके आता है तो उसको खुद के हेलीकॉप्टर का अपना तेल लेके आना होगा, अपना तेल लेके जाना होगा। मुझको लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। कुछ मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है आप उससे ना इत्तेफाक रखें, लेकिन मुझको ये लगता है कि आप सारा विवाद समझ गए होंगे। भारत को यही चाहिए जल्द से जल्द मुद्दे को सुलझाए। हमारा पड़ोसी देश है, क्योंकि हम आप अपने पड़ोसी नहीं चुनते, हम आप अपना मित्र चुन सकते हैं। अगर पड़ोसी ही मित्र हो जाए तो फिर क्या एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो पड़ोसी को मित्र की तरह रखना है। इसी के साथ आज क्लास में ख़त्म करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया गया है। इसी के साथ मैं आपको अगले विषय के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ अगले बार जब मिलूंगा, कोई एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ पूरा DNA करेंगे, उसका एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।